Julie, hello students. Welcome back to another class of economics. In yesterday class हमने क्या पढ़ा था? मोनोपोली के बारे में. मोनोपोली के फीचर्स क्या हैं? मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है? और एक क्वेश्चन भी किया था उसके रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम पे कितना आउटपुट होगा या फिर प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, एक क्वेश्चन भी किया था. आज हम दो टॉपिक करेंगे. इसमें से पहला टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और दूसरा है ओलिगोपोली मार्केट. अब ये दो मार्केट के बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले जो दो मार्केट फॉर्म हमने पढ़े थे जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, वो तो एक ऐसा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट है हमारे रियल लाइफ मार्केट में जो कि रेयरली ही एग्जिस्ट करता है. परफेक्ट कंपटीशन भी रेयरली एग्जिस्ट करता है, मोनोपोली भी रेयरली ही एग्जिस्ट करता है. लेकिन ये फॉर्म ऑफ मार्केट जो मोनोपोलिस्टिक है वो वाइडली हम जो देखते हैं आजकल के मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ कंपटीशन चल रहा है. अब ये मार्केट कैसा मार्केट होता है? ये मार्केट ऐसा है कि ए मार्केट सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स whose output are close but not perfect substitute. इस मार्केट में फर्म्स कैसा गुड प्रोड्यूस करता है? एक ऐसा गुड जो कि सब्सटीट्यूट तो है, एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, लेकिन नॉट ए परफेक्ट सब्सटीट्यूट. इन केस ऑफ हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था कि गुड्स जो है होमोजेनस होता है कि और परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है. लेकिन इसमें क्या है कि सब्सटीट्यूट तो है लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है. और इसमें दूसरी चीज क्या है कि एवरी प्रोड्यूसर हैज टू मैक्सिमाइज हिज सेल्स बाय इंकरिंग सेलिंग कॉस्ट. इस टाइप ऑफ मार्केट में एक फर्म को अपना सेल प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या इनकम बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेलिंग कॉस्ट पे जोर देना पड़ता है. सेलिंग कॉस्ट क्या है? सेलिंग कॉस्ट होता है एडवर्टाइजमेंट. जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसको कहेंगे हम सेलिंग कॉस्ट. ये मार्केट ऐसा चीज है जहां पे क्या होता है? परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि हम सब देखते हैं, जैसे कि सोप को देख लीजिए. सोप में अलग अलग ब्रांड्स के सोप होते हैं. होने के लिए सब सोप एक है, लेकिन उसके ब्रांडिंग में, नाम में, उसकी शेप में, साइज में, कलर में और इसी के कारण उसके प्राइस में भी चेंज होता है. ऐसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के मार्केट को हम क्या कहेंगे? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट. ठीक है, जैसे कि एक तो आपने बोल दिया सोप, उसी तरह हर दूसरा चीज मान लो टूथपेस्ट, वो भी अलग अलग ब्रांड होने के लिए सब एक टूथपेस्ट होता है, लेकिन शेप में, साइज में, ब्रांडिंग में, ट्रेड नेम में, हर चीज में अलग अलग होता है. थोड़ा टेस्ट में भी अलग होता है. इस तरह से एक अपना एक यूनिक सा सब्स्टिट्यूट तो होता है लेकिन नॉट ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. ठीक है, एक उसमें एक ब्रांड क्रिएट किया जाता है. ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इसमें अलग अलग जो नाम है, ट्रेड मार्क है या फिर शेप, साइज, इनको क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये इसका एक मेन फीचर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. इसमें क्या करता है? फर्म दो गुड एक टाइप से एक ही टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या होता है उस गुड्स में अपने तरफ से अपने फर्म का नाम या ब्रांड लिख के या फिर उसका कलर, शेप अलग करके एक प्रोडक्ट को अपने तरह से डिफरेंशिएट करते हैं और उसका एडवर्टाइज करता है. ठीक है, और उस ब्रांड के लॉयल्टी बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने ब्रांड का प्राइस भी सेट करने की कोशिश करता है मार्केट में. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है. अब नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या है उसके बारे में हम बताएंगे. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मेन फीचर्स क्या है, कुछ फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है हम वो करेंगे. अब पहला फीचर्स क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. इसमें क्या होता है? फर्म्स का संख्या जो है ज्यादा होता है.
पहले हमने मोनोपोली में पढ़ा था कि फर्म्स कितने होते हैं, उसमें सिंगल वन एक फर्म का पूरा इंडस्ट्री होता है उसमें, इसमें लेकिन लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होता है, लेकिन लार्ज भी उतना नहीं कि परफेक्ट कंपटीशन जैसा हो। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत कंपटीशन होता है, इसमें लार्ज होता है लेकिन नॉट दैट लार्ज एज परफेक्ट कंपटीशन। अब दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके बारे में अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, फर्म्स अपना प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स कलर, टेक्सचर, उसके ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और उसके स्मेल, टेस्ट, इन तरह के चीज करके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है एक फर्म, और उसको अपने प्रोडक्ट पर एक पर्टिकुलर मोनोपोली टाइप सा होता है, लेकिन परफेक्ट मोनोपोली नहीं होता है। जैसे कि टूथपेस्ट में ले लो कोलगेट, अब इसका अलग ही ब्रांड होगा, अलग ही ट्रेडमार्क होगा, अलग ही टेस्ट होगा, शेप होगा, पैकिंग होगा, इसलिए ऐसे ही करके अब कोई दूसरा कोलगेट नाम से या उसी पैकेजिंग में नहीं बेच सकता है। अब और कोई होगा तो पेप्सोडेंट होगा तो उसका अलग होगा, लेकिन होने के लिए दोनों ही टूथपेस्ट है, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसमें होता है। तीसरा पॉइंट है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसमें भी एंट्री और एग्जिट फ्री होता है। जिस तरह की मोनोपोली मार्केट में एंट्री और एग्जिट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड होता था, उसमें लाइसेंसिंग होता था या फिर पेटेंट होता था, कॉपीराइट्स होता था, उसके थ्रू एंट्री ऑफ फर्म्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। लेकिन इसमें इस फॉर्म ऑफ मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एंट्री और एग्जिट फ्री होता है। लॉन्ग रन में क्या हो सकता है, अगर इसमें प्राइस और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो न्यू फर्म्स एंटर कर सकते हैं, अगर इसमें लॉसेस हो रहा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री से फर्म्स एग्जिट भी करते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट 4, इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्या है, अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी कहाँ से आता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से। इसमें क्या होता है कि फर्म अपना प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके अलग अलग ब्रांड नेम्स या कलर, टेक्सचर अलग करके अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकता है। इसलिए डिफरेंशिएट करने के कारण अपने प्रोडक्ट का वो अपना प्राइस भी डिटरमिन कर सकता है और उसका सेल्स में इन्फ्लुएंस ला सकता है। इसलिए इस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट पॉलिसी एक फर्म का अपना रहता है लिमिटेड वे में, जहाँ कि हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं होता था। जो भी फर्म जितना भी बेचना है उसको प्रिवेलिंग प्राइस पे बेचना होता है, एक होमोजेनस प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम सेलिंग कॉस्ट की तरफ। ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले मीनिंग में बताया कि सेलिंग कॉस्ट का इंपॉर्टेंस इस टाइप ऑफ मार्केट में ज़्यादा होता है। एक तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था कि सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितना भी बेचना होगा वो आप बेच सकते हो, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो है उसी पे जितना प्रोडक्ट आप आउटपुट बेचना सकते हो बेच सकते हो। उसी तरह से मोनोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वही अकेला फॉर्म है, उसको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, तो सेलिंग कॉस्ट या जिसको हम कहेंगे एडवर्टाइजमेंट की, उसकी ज़रूरत मोनोपोली को भी नहीं होता है। इस टाइप ऑफ मार्केट में जहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांड से ब्रांड का फाइट होता है, कंपटीशन होता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने टीवी या रेडियो में जहाँ पर भी बाहर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और प्रोडक्ट को देखते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स क्या है, मोनोपोलिस्ट कम्पिटिटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। अब हम इसके डिमांड कर्व की बात करेंगे। डिमांड कर्व भी इसका क्या होगा, अब जैसे कि हम परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं डिमांड कर्व कैसा होता है, एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में। इन केस ऑफ मोनोपोली में हमने कल बताया था कि ऐसा डिमांड कर्व होता है एवरेज रेवेन्यू मोनोपोली में, ठीक है, ये मोनोपोली वाला है। अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मार्केट का डिमांड कर्व है वो भी सिमिलर इसकी तरह होता है, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है, थोड़ा इसका डिमांड कर्व
फ्लैट होता है। जितना इसका होता है इलास्टिसिटी इसका ज़्यादा होता है, लेकिन इसका इलास्टिसिटी कम होता है। इन दोनों को कंपेयर करो तो ये लाइन थोड़ा इससे स्ट्रेट होता है और इस मोनोपोली मार्केट से। और इसका जो हमने पहले पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन, अब इस मोनोपोली में इसका इलास्टिक डिमांड है मोर देन वन, और इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक इलास्टिक डिमांड क्या है, लेस देन वन। ये फर्क होता है इनमें। अब इन दोनों का ऐसे तो दिखने में अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, इन कंपेयर करेंगे तो इनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट जो हम मार्केट फॉर्म पढ़ेंगे वो है लास्ट फॉर्म ऑफ मार्केट फॉर्म, इसको कहेंगे ओलिगोपोली मार्केट। अब ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? Oligopoly market is a form of market in which there are few sellers who sells homogeneous or differentiated products. इसमें क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स क्या होता है, फ्यू होता है, कुछ ही होता है। फ्यू होने का मतलब ये है कि जितने भी फर्म्स हो एक दूसरे को जानते हो और उसकी एक फर्म का कोई डिसीजन जो है प्राइस के रिगार्डिंग या आउटपुट के रिगार्डिंग दूसरे फर्म्स को एकदम से पता चल जाता है। इस फ्यू सेलर्स का मतलब ये है, ताकि अगर कोई एक इसमें कोई चेंज लाए तो दूसरा चेंज लाएगा कि नहीं लाएगा, इस फर्म में बहुत ही क्विक रिएक्शन होता है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स फ्यू ही होता है। और इसमें प्रोडक्ट या होमोजेनस भी हो सकता है, जैसे कि होमोजेनस मतलब कि सेम एक ही तरह के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि हमने मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देखा, वैसा भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इस टाइप ऑफ मार्केट में। नेक्स्ट, अब इस ओलिगोपोली मार्केट का अब हम फीचर्स क्या है उनको हम करेंगे डिटेल में। अब हम ओलिगोपोली मार्केट का फीचर्स करेंगे, इनमें से मेन कुछ फीचर्स हम करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने पहले भी बताया कि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म्स या सेलर्स होता है लेस नंबर ऑफ सेलर। इतने ही सेलर्स होते हैं कि वो एक दूसरे को पता कर सकें कि वो क्या एक्शन कर रहा है, या वो आउटपुट के रिगार्डिंग या फिर प्राइस के रिगार्डिंग क्या चेंजेस ला रहा है, दूसरे सेलर्स को एकदम पता चल जाए। ऐसा ही लेस नंबर ऑफ सेलर्स होता है। इसमें क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की तरह ना ही ज़्यादा होता है, ना ही मोनोपोलिस्टिक की तरह ज़्यादा होता है। उससे मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन से कम, लेकिन मोनोपोली से ज़्यादा, क्योंकि मोनोपोली में तो सिंगल फर्म ही इंडस्ट्री में पूरा होता है। अब दूसरा होता है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब लेस नंबर ऑफ फर्म्स होने के कारण कुछ 4-5 मेनली ओलिगोपोली मार्केट में 7-8 ही फर्म्स होते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव नंबर्स नहीं होता कि 8-9 होगा तो क्या ओलिगोपोली मार्केट नहीं होगा, ऐसा रिस्ट्रिक्टिव नंबर्स नहीं होता है, लेकिन 6-7-8 ऐसा नंबर होता है। तो कम नंबर ऑफ फर्म्स या सेलर्स होने के कारण एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें एक फर्म कोई भी एक्शन करता है प्राइस के रिगार्डिंग, थोड़ा चेंज करता है, या फिर वो अपना आउटपुट इंक्रीज करता है, या उस अपना फैक्ट्री का प्रोडक्शन लिमिट इंक्रीज करता है, तो एक दूसरे को एकदम से पता चलता है और म्यूचुअल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप ऑफ मार्केट में। अब तीसरा पॉइंट है होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड के बारे में मैंने पहले भी बताया कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन की तरह होमोजेनियस प्रोडक्ट भी हो सकता है, या फिर मोनोपोलिस्टिक की तरह डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। दोनों तरह के प्रोडक्ट्स इस टाइप ऑफ मार्केट में फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। जिस तरह से सेलिंग कॉस्ट का इंपॉर्टेंस हमने देखा, किस फॉर्म ऑफ मार्केट में देखा, मोनोपोली में देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में देखा कि मोनोपोलिस्टिक। अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे सेलिंग कॉस्ट का इंपॉर्टेंस यानी कि एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। उस तरह से ओलिगोपोली मार्केट में भी सेलिंग कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है
सेल्स को बढ़ाने के लिए। इसलिए इस टाइप ऑफ मार्केट में भी सेलिंग कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है नॉन प्रॉफिट मोटिव। अब इस टाइप ऑफ मार्केट में फर्म्स का मोटिव क्या प्रॉफिट होता है? जैसे हमने देखा था कि मोनोपोली मार्केट में फर्म क्या करना चाहता है? परफेक्ट प्रॉफिट कमाना चाहता है। हम अपने जो भी स्टडी है उसको उसी एजम्पशन से हम आगे बढ़ाते हैं कि फर्म इज अ प्रॉफिट मेकर। लेकिन इस केस में ओलिगोपोली मार्केट में क्या लेके चलेंगे कि एक फर्म इज नॉट ए प्रॉफिट मेकर, लेकिन उसका मोटिव नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है। नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है तो फिर क्या उसका मोटिव क्या होता है? उसका आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करे, प्राइस कैसे सेट करे, उसका मोटिव क्या होता है? इस सिचुएशन में सेकेंडरी मोटिव होता है उसका प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव होता है कि सेल्स। इसमें फर्म्स क्योंकि कम संख्या में है तो हर फर्म्स क्या चाहता है कि अपना सेल्स बढ़ा के अपने प्रॉफिट को बढ़ाए। प्रॉफिट मोटिव तो अल्टीमेटली होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? सेकेंडरी में होगा कि प्रॉफिट मोटिव। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं फर्म्स प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपना सेल्स दूसरे फर्म्स से अपने सेल्स को कैसे ज़्यादा इंक्रीज करे, इसके लिए वो सेलिंग कॉस्ट का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन, कीन कंपटीशन। क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो और म्यूचुअली डिपेंडेंट, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट भी लगभग सेम है, तो कंपटीशन होना ज़रूरी भी है और होता भी है। इस टाइप ऑफ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है फर्म्स में। कंपटीशन किसके रिगार्डिंग होता है? प्रॉफिट के रिगार्डिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें कंपटीशन होता है कि सेल्स कितना बढ़ाया जाए, दूसरे फर्म्स से अपना सेल्स कितना बढ़ाया जाए और पिछले साल कितना सेल्स किया उससे अपने से ही कम्पीट करके सेल्स बढ़ाना। इन सब में इसका कंपटीशन खुद से भी होता है और दूसरे फर्म से भी कम्पीट करता है ओलिगोपोली मार्केट में। और नेक्स्ट इसका फीचर है ग्रुप बिहेवियर। अब ग्रुप बिहेवियर और म्यूचुअल डिपेंडेंस लगभग एक ही जैसा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ ही फर्म्स होते हैं तो एक ग्रुप की तरह बिहेवियर करता है और ग्रुप की तरह एक ये मोनोपोली भी क्रिएट करने की कभी कभी कोशिश करता है। जैसे कि कार्टेल होता है। कार्टेल में मतलब कि सभी जो जितने भी सेलर्स होता है या प्रोड्यूसिंग फर्म होता है वो एक दूसरे से मिलकर कभी कभी क्या करते हैं कि प्राइस और आउटपुट खुद से डिस्कस करके डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, जो कि इनलीगल होता है कई देशों में। कार्टेल जैसे कि कार्टेल का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ओपेक, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के कुछ नेशंस के कंट्रीज के एक ग्रुप है। वो क्या करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस कितना हो, कम या ज़्यादा, आउटपुट कितना हो, वो डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। ऐसा एक ग्रुप बिहेवियर इसमें ओलिगोपोली मार्केट में भी हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किंग डिमांड कर्व। ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है कि किंग डिमांड कर्व। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किंग डिमांड कर्व कैसा होता है और क्यों होता है ओलिगोपोली मार्केट में। अब हम किंग डिमांड कर्व के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब ओलिगोपोली मार्केट का डिमांड कर्व में क्या होता है? किंग डिमांड कर्व मतलब एक थोड़ा बैंड होता है। जिस तरह हमने पहले दिखाया था कि मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में डिमांड कर्व एक स्ट्रेट होता है, स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स हो, लेकिन इस टाइप ऑफ मार्केट में डिमांड कर्व में क्या होता है? एक किंक होता है। किंक मतलब एक बैंड होता है। जैसे कि ये एवरेज रेवेन्यू कर्व हुआ तो इस पे किंक होगा, ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे किंक किया, फिर बैंड होगा। इस डिमांड कर्व के फीचर के कारण ओलिगोपोली मार्केट के डिमांड कर्व को किंग डिमांड कर्व कहते हैं। जैसे कि इधर प्राइस शो करेंगे और इधर आउटपुट। अब ये किंग क्यों होता है? ये किंग क्यों होता है और कहाँ पे होता है? ये किंग होता है जो प्रिवेलिंग प्राइस होगा।
जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, जैसे कि प्राइस चल रहा होगा पी चल रहा होगा, P1 कहते हैं, P1 चल रहा होगा, आउटपुट OM चल रहा होगा। जहाँ पे मार्केट का प्राइस अभी चल रहा होगा उस सिचुएशन पे एक किंग या फिर एक बैंड होगा इस डिमांड कर्व में, इसलिए इसको किंग डिमांड कर्व कहते हैं। अब किंग होने के से क्या चेंज होगा, अब कोई एक फर्म होगा वो अगर प्राइस को इंक्रीज करना चाहे, P1 से P2 करना चाहे, तो क्या होगा, जो दूसरे फर्म से वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए इसका इलास्टिसिटी चेंज है, इसलिए कोई भी इसको फॉलो नहीं करेगा। जब कोई फर्म प्राइस डिक्रीज करता है तो हर दूसरा फर्म इसको फॉलो करता है, हर दूसरा फर्म प्राइस को डिक्रीज करके फॉलो करेगा, तभी इसका इलास्टिसिटी इसमें चेंज आएगा। इसी कारण से इसमें इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मार्जिन, इससे दिखाता हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डिसकंटिन्यू होता है इस पोर्शन से, फिर ऐसे होता है, इस पोर्शन में डिसकंटिन्यू होता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व। जो यहाँ पे इन मार्जिनल रेवेन्यू में जो गैप है, उस गैप में से जो सारे फर्म से उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इसी में मार्जिनल, जैसे कि हम मान लेते हैं इस 3 फर्म है तो तीनों का मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसी से इंटरसेक्ट होके जाता है। जैसे MC1, 2 और 3 फर्म्स मान लेते हैं तो कंडीशन वही होता है जो हमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है इक्विलिब्रियम का, कि MC = MR। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक डिमांड कर्व में एक किंक या बैंड होने के कारण मार्जिनल रेवेन्यू में भी एक गैप क्रिएट होता है, और उसी गैप से हर फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकलता है। तो अभी देखा कि किंग डिमांड कर्व कैसा होता है, उस इसमें फीचर्स क्या होता है, इसमें अलग क्या है, दूसरे डिमांड कर्व से अलग क्या है। तो इसी से ओलिगोपोली मार्केट का फीचर्स पूरा हो जाता है। ये जो फीचर्स करेंगे तो यही बहुत है। अभी हमने आज क्या पढ़ा, 2 फॉर्म ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पहले किया था मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है और ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, और उनके फीचर्स क्या है। आप लोगों को सिर्फ ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट के सिर्फ मीनिंग और फीचर्स ही करना है, क्योंकि सिलेबस में इतना तक ही दिया है। और बाकी हमने पहले जो चैप्टर्स किए, मार्केट के फॉर्म्स अलग अलग किए थे, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में सिर्फ मीनिंग और फीचर्स के अलावा इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिटरमाइन होता है वो भी मैंने बताया, और डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है वो भी बताया। उन सबको करना है, लेकिन आज जो किया था किया जो मार्केट फॉर्म ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, इसमें सिर्फ आपने मीनिंग और सिर्फ फीचर्स ही करना है। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ में भी समझ में नहीं आया होगा, उनको आप अपने बुक पढ़ें, खोल के पढ़ें। जो डाउट्स है आपने टीचर्स को फ़ोन करके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें, और आगे का अपना पढ़ाई घर से ही कंटिन्यू करते रहे जब तक स्कूल हमारे खुल नहीं जाते। और मैं होप करता हूँ कि हमारे स्कूल जल्दी खुल जाएंगे और हम आगे नॉर्मल क्लासेस शुरू कर दें। इसी के साथ मैं अपना क्लास ख़त्म करता हूँ। इससे यहाँ तक हमारा माइक्रो का पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहता है, वो हम आगे जाके